आज मैं आपको एक नया नाम देने जा रहा हूँ। मैं आज आपको बिजनेस माइंड्स या बिजनेस लीडर्स नहीं कहने वाला। जानते हो क्यों? मैं आपको कहने जा रहा हूँ धुरंधर। इस वीडियो क्लिप को देखो, उसके बाद आप खुद समझ जाओगे मैं आपको धुरंधर क्यों कह रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, इस क्लिप में आपने क्या देखा? जो कॉमर्स के स्टूडेंट्स होते हैं उनकी एंट्री ऐसी धुरंधर जैसे होती है। तो मेरे धुरंधरों, जब आप एग्ज़ाम सेंटर जाओ, कोई सा भी एग्ज़ाम देने जाओ, तो आपकी जो एंट्री होनी चाहिए वो एज अ धुरंधर होना चाहिए। और वहाँ जाके आपको एग्ज़ाम को जीतना है। एग्ज़ाम 2026 को जीतना है। आपको ये युद्ध जीतना है। कैसे जीतोगे आप? जब आप एज अ धुरंधर एग्ज़ाम में परफॉर्म करोगे। तो याद रखना, आप हैं कॉमर्स के स्टूडेंट्स और वो होते हैं धुरंधर। तो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूँ आप सभी का आज के सीरीज़ में, जिसका नाम है अब नहीं तो कब जीत जाएंगे हम। आज के जो 5 आपके MCQ हैं वो बेहद इम्पोर्टेंट हैं। इन MCQ से आप बहुत सारे कॉन्सेप्ट को समझोगे। जल्दी से हम देखेंगे कुछ पॉइंट्स जो आपके लिए क्या हैं, गेम चेंजर हैं। पहला पॉइंट देखो आप, PYQ वीक कॉन्सेप्ट को स्ट्रांग बनाता है। जो टॉपिक हमेशा गलत हो जाते हैं वही अब कॉन्फिडेंस के साथ आप सॉल्व करेंगे। सेकंड, PYQ से पैटर्न क्लियर होता है। यस, आप एग्जामिनर के माइंड को रीड कर पाओगे, किस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। थर्ड, PYQ टाइम मैनेजमेंट इम्प्रूव करता है। यस, अगर आप प्रीवियस क्वेश्चंस पेपर सॉल्व करोगे तो आपको क्वेश्चंस को समझना इजी होगा। आप क्वेश्चंस को जल्दी समझोगे और उनको करेक्ट अटेम्प्ट करना सीखोगे। थर्ड, PYQ एग्ज़ाम हॉल फियर ख़त्म करता है। PYQ एवरेज स्टूडेंट्स को सेफ जोन में लाता है। PYQ टारगेट इज सिंपल, नो फियर इन द एग्जाम हॉल, बिकॉज आप इस पैटर्न से क्या होंगे, फेमिलियर होंगे। एंड लास्ट, वन गोल वन मिशन, व्हाट? जीत जाएंगे हम। तो मेरे धुरंधरों, हम शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। बहुत इंपॉर्टेंट है, MCQs को हल्के में मत लेना, ये आपको स्कोर करके देते हैं। इससे आप सेफ जोन में जाते हो। तो ध्यान से देखना, MCQs बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं आपके पास होने के फैक्टर को। तो शुरू करते हैं अपने वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 16। अब जो क्वेश्चन नंबर 16 है उसमें क्या दिया देखो। 16 का ए, ईशान, जतिन, कपिल ये पार्टनर हैं। इनका जो PSR है वो है 5/1। तो ईशान, जतिन और कपिल ये पार्टनर हैं। इनके जो रेशियोज हैं, ये PSR है वो है 5/1, मतलब हुआ इनका टोटल 10। जतिन रिटायर्स, मतलब जतिन बिजनेस छोड़ के जा रहा है, तो जतिन क्या हो गया, रिटायर हो गया। हिज शेयर वॉज टेकन बाय ईशान एंड कपिल इन द रेशियो 1:1, मतलब जो जतिन का हिस्सा है, जतिन का हिस्सा कितना है, 4/10। जो जतिन का हिस्सा है वो ईशान और किशन कैसे लेके जा रहे हैं, 1 और 1 के रेशियो, मतलब हाफ हाफ। तो यहाँ पर हम एक काम करते हैं, हम जो जतिन है उसका जो हिस्सा है ये 1:1 में जो रिमेनिंग पार्टनर है ईशान और किशन ये लेके जाते हैं। इसका मतलब जो जतिन का शेयर है, जो जतिन का शेयर है उसका हाफ कर दो, कितना आएगा, 2/10। मतलब 2/10 का हिस्सा मिलेगा ईशान को और 2/10 का हिस्सा मिलेगा कि दोनों को 2/10 मिलने वाला है। अब आप जानते हैं रिटायरमेंट में या डेथ में हम न्यू रेशियो कैसे निकालते हैं। न्यू रेशियो निकालते हैंगे
ओल्ड रेशियो प्लस गेनिंग रेशियो, ओल्ड रेशियो प्लस गेनिंग रेशियो। तो यहाँ पर जो ओल्ड रेशियो हैगी ईशान की वो कितनी है, वो है आपकी 5/10, 5/10। तो यहाँ लिखेंगे हम 5/10 और जतिन से उससे कितना हिस्सा मिल रहा है 2/10। आप लेंगे एलसीएम, ये हो जाएगा आपका 10, 5 और 2 यहाँ पर आएगा, ये हो जाएगा आपका 7/10। तो ये है न्यू रेशियो ईशान की। अब बात करते हैं किशन की। तो किशन की जो न्यू रेशियो होगी उसकी जो ओल्ड रेशियो है वो है आपकी 1/10 प्लस करना गेनिंग रेशियो 2/10। आप एलसीएम लेंगे 10 हो जाएगा, यहाँ 1 + 2 करना तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 3/10। तो जो न्यू रेशियो है वो है 7/10 एंड 3/10। इसका मतलब आंसर आना चाहिए हमारा 7 और 3 का। तो चलते हैं और देखते हैं अपने ऑप्शन में 7 है और 3 है क्या। तो यहाँ देखोगे आप, तो यहाँ पर ऑप्शन है आपका डी वाला 7/3। इसका मतलब इसका आंसर डी है 7/3। ठीक है, तो हमने क्या निकालना था, हमें निकालना था न्यू पीएसआर किसका, ईशान कपिल का आफ्टर जतिन रिटायरमेंट। आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखो 16 का बी, साक्षी, कायरा एंड गुंजन ये पार्टनर हैं, इनका जो रेशो है पीएसआर है वो 3:1 है। तो यहाँ लिख रहा हूँ आपके लिए साक्षी, कायरा एंड गुंजन ये है 3, 2 एंड 1, मतलब 3, 2, 5 एंड ये 6 हो गया। ठीक है, कायरा रिटायर होती है, तो कायरा रिटायर हो गई ऑन 1 अप्रैल 2023 आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट टू द अमाउंट ड्यू टू कायरा वॉज 5 लाख। मतलब कायरा जो रिटायरिंग पार्टनर है उसे रिटायरमेंट होने पर 5 लाख रुपीज़ देने हैं। तो जो कायरा है उसको हमें 5 लाख रुपीज़ देने हैं। अब जो पेमेंट है, द पेमेंट वॉज टू बी मेड इन 2 ईयरली इंस्टॉलमेंट। ध्यान से पढ़ो, इन 2 ईयरली इंस्टॉलमेंट। आगे पढ़ते हैं, ऑफ ₹250 ईच प्लस इंटरेस्ट देना है 10% का। ठीक है, द अमाउंट ऑफ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पेड ऑन 31 मार्च 24। याद रखना हमें पेमेंट करना है फर्स्ट इंस्टॉलमेंट की, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट की। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, क्वेश्चन में आपसे सेकंड इंस्टॉलमेंट भी पूछ सकता है। बच्चे कहाँ गलती करते हैंगे जल्दबाजी में, अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखो उसको 5 लाख रुपीज़ देने हैं हमें रिटायरमेंट पे, और कैसे देने, 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट में। मतलब इसका करेंगे हाफ, 250 मतलब 2,50,000 एक इंस्टॉलमेंट, 2,50,000 एक इंस्टॉलमेंट। ये है इसका फर्स्ट इंस्टॉलमेंट और ये इसका सेकंड इंस्टॉलमेंट। ठीक है, तो ये 2 इंस्टॉलमेंट है। अब हमें इसमें प्लस करना है इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। तो आपका जो फर्स्ट इंटरेस्ट लिख लेगा वो लिख लेगा 5 लाख पे। फर्स्ट इंटरेस्ट जो लिख लेगा वो लिख लेगा 5 लाख पे, कितना, 10%। कैंसिल करना, 50,000 रुपीज़ का इंटरेस्ट आएगा, इससे जोड़ देना आप यहां पर। कहां जोड़ेंगे आप, 50,000। तो जो पहली इंस्टॉलमेंट होगी वो होगी आपकी 3 लाख की। हमें यही आंसर निकालना है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितने की होगी। तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आपकी होगी 3 लाख की। आंसर इसका है ऑप्शन ए, ऑप्शन ए दैट इज 3 लाख। अब एग्जाम में आपको ध्यान रखना, अगर यहाँ पर ये डेट चेंज हो जाएगी 31 मार्च 2025 हो जाएगी, मतलब आपको सेकंड इंस्टॉलमेंट की अमाउंट फिगर बतानी। उस केस में आप क्या करेंगे, आप निकालेंगे इंटरेस्ट किस पर, 25, 2,50,000 पे निकालेंगे, कितना, 10%। आंसर आएगा इसका 25,000। इसे प्लस करना यहाँ पर 25, इसका आंसर होगा आपका बी वाला 275,000। तो ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ लेना। एक और बात बता रहा हूँ आपको, बच्चे क्या करते हैं जल्दबाजी में, यहाँ पर क्या करते हैं, जब वो इंटरेस्ट निकालते हैं तो जल्दबाजी में क्या करते हैं, वो करते हैं यहाँ पर एक गलती करते हैं 6/12, हाफ ईयरली निकाल बैठते हैं।
तो ये काम आपको नहीं करना हैगा, इस बात का विशेष ध्यान रखना, ठीक है। तो हमारा इसका आंसर है, इस वाले का आंसर है ऑप्शन ए 3 लाख। आगे चलते हैं। बहुत अच्छे एमसीक्यू हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होंगे। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट एमसीक्यू जो है ऑप्शन पार्ट बी। दिस इज पार्ट बी, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब ध्यान से सुनना। 27 द क्विक रेशियो ऑफ अ कंपनी इज 1:1। इस एमसीक्यू से बहुत सारे कॉन्सेप्ट मैं क्लियर करने जा रहा हूं। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन विल रिजल्ट इन इंक्रीज इन क्विक रेशियो? इंक्रीज ABCD। अब समझो इसको, हमारी जो क्विक रेशियो होती है उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है क्विक एसेट अपॉन करंट लायबिलिटीज। और क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, इसकी रेशियो 1:1 है, मतलब 1/1। अब इसका मतलब होता है अगर मैं ये 1/1 को मैं मान लूँ 100/100 या 1 लाख/1 लाख या 2 लाख/2 लाख, तो इसको मैं छोटा फिगर ले रहा हूँ। क्यों? क्योंकि इसको सॉल्व करने में हमें इजी पड़ेगा। तो मैंने लिया 100/100। अब देखो ए रेशियो, क्विक रेशियो हमारी क्या है 100/100। अब पढ़ो ऑप्शन ए को, देखो यहां लिखा है कैश रिसीव फ्रॉम डेटर। हमें डेटर से कैश मिल रहा है, हमें डेटर से कैश मिल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास कैश आ रहा है, मतलब यहाँ पर हमारा कैश बढ़ रहा है। और कैश क्या होता है, ये होता है आपका क्विक एसेट, ये होता है आपका क्विक एसेट। तो हमारे डेटर्स ने हमें क्या दिया, कैश दिया, मतलब क्विक एसेट बढ़ गया। और डेटर ही हमारे क्या होते हैं, क्विक एसेट्स, तो -50। डेटर्स कम हो जाएंगे और कैश बढ़ जाएगा, तो कैश बढ़ गया और डेटर्स कम हो, और दोनों क्या है आपके, दोनों आपके क्विक एसेट हैं। इसका मतलब प्लस एंड माइनस कैंसिल होगा, हमारी जो रेशियो बचेगी वो बचेगी 100/100। इसका मतलब ऑप्शन ए में हमारी क्विक रेशियो में कोई भी चेंजेस नहीं आया, देयर इज नो चेंजेस। बात की है, इसका मतलब हमारा ऑप्शन ए आंसर नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि हमें क्विक रेशियो को इंक्रीज करना है। फिर से जाएंगे, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ बेटा, ध्यान रखना, बहुत हेल्पफुल है ये क्वेश्चन 3 मार्क्स में भी आ सकता है। बी वाला पढ़ेंगे आप। तो हमारा जो क्विक रेशियो है हमने कितना लिया, 100/100 लिया। अब देखते हैं इसमें हम क्या करना है। बी रेशियो को देख, बी ऑप्शन को देख के, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, हमने गुड्स को बेच दिया उधारी में, गुड्स को बेच दिया उधारी में। अगर मैंने गुड्स को बेच दिया उधारी में, मतलब मेरे डेटर्स बढ़ जाएंगे। मतलब यहाँ पर मान लो मैंने गुड्स बेचा 50 रुपीज़ के, तो मेरे 50 रुपीज़ से डेटर्स बढ़ गए, और डेटर्स हमारे होते हैं क्विक एसेट। इसका मतलब हमारा जो न्यूमरेटर है कितना हो जाएगा 150, और स्टॉक चला गया। स्टॉक हमारा क्विक एसेट नहीं होता है, इसलिए मैंने यहाँ पर प्लस क्या किया, सिर्फ प्लस किया है मैंने डेटर्स को, क्योंकि डेटर्स हमारे क्विक एसेट होते हैं और क्विक एसेट हमारे 50 से बढ़ गए, मतलब हमारा जो न्यूमरेटर होगा वो 150 से बढ़ जाएगा। ये है हमारी करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी में कोई चेंजेस नहीं हो रहे हैं, इसका मतलब हमारा ये 100 का 100 रहेगा। इसका मतलब हमारा यहाँ पर क्विक रेशियो इंक्रीज हो गया, हमारी क्विक रेशियो यहाँ पर बढ़ गई। क्यों? जब न्यूमरेटर बढ़ता है तो हमारी क्विक रेशियो बढ़ती है। इसका मतलब इसका आंसर बी हो सकता है। बाकी ऑप्शन भी चेक कर लें। हम बात करेंगे अब ऑप्शन सी की। देखो ऑप्शन सी क्या कह रहा है, हमारी क्विक रेशियो क्या है 1/1, मतलब 100/100। अब देखते हैं ऑप्शन सी हमसे क्या कहना चाहता है। देखो परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, हमने गुड्स को परचेज किया क्रेडिट में, इसका मतलब हमारी लायबिलिटी बढ़ गई। हम जाएंगे और माल हमने गुड्स परचेज किया 50 रुपीज़ का, इसका मतलब हमारी लायबिलिटी बढ़ रही है, हमारी लायबिलिटी यहाँ पर बढ़ जाएगी 50 से। तो जो हमारा डिनोमिनेटर है वो कितना हो गया 150। क्विक एसेट में कोई चेंजेस नहीं आ रहे हैं, वो कितना रहेगा हमारा 100। हमारा डिनोमिनेटर बढ़ रहा है, और जब डिनोमिनेटर बढ़ता है तो हमारी क्विक रेशियो डिक्रीज होती है, और क्वेश्चन हमसे डिमांड कर रहा है इंक्रीज करने के लिए। इसका मतलब इसका आंसर सी भी नहीं होगा। हम बात करते हैं डी,
तो डी की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर लिखा है परचेज ऑफ गुड्स ऑन कैश, परचेज ऑफ गुड्स ऑन कैश, हमने गुड्स को परचेज किया ऑन कैश। तो यहाँ पर अगर मैं जाता हूँगा डी में तो क्यू आर कितना है हमारा 100/100, हमने गुड्स को परचेज किया है ऑन कैश। तो यहाँ पर गुड्स परचेज किया मतलब हमारे पास से कैश चला गया, मतलब क्विक एसेट चला गया, ये हो जाएगा आपका 50 और डिनोमिनेटर में कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। हमारा न्यूमरेटर कम हो गया, हमारा न्यूमरेटर को हमें इंक्रीज करना है, कम नहीं करना है। इसका मतलब ये वाला आंसर भी हमारा नहीं होगा। तो हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर यहाँ पर होगा कौन सा, बी वाला, जहाँ पर हमारी क्विक रेशियो इंक्रीज हो रही है। तो आंसर है यहाँ पर बी, आंसर यहाँ पर आएगा आपका बी वाला। ठीक है, तो याद रखना ऐसे आपको सॉल्व करने एमसीक्यू, ये बेटा आपके क्वेश्चंस को भी सॉल्व करने में मदद करेगा, हेल्प करेगा। एमसीक्यूज को प्लीज़ रिक्वेस्ट है लाइटली नहीं लेना, ये आपको पासिंग मार्क्स दिलाने में मदद करते हैं, प्लस आपके जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करने में बेहद बेहद हेल्पफुल होते हैं। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 28। स्टेटमेंट 1, स्नो लिमिटेड अर्न अ प्रॉफिट ₹2 लाख आफ्टर चार्जिंग डेप्रिसिएशन ऑफ ₹50 और मशीनरी, सो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज विल बी 250। बिल्कुल ठीक बात है, हमारा प्रॉफिट डेप्रिसिएशन के बाद कितना है 2 लाख। अब याद करो, क्या हम डेप्रिसिएशन को घटाते हैं, नहीं घटाते हैं, तो भैया वापस क्या करेंगे, हम इससे प्लस कर देंगे 2 लाख में। तो हमारा जो प्रॉफिट होगा वो कितना होगा, वर्किंग कैपिटल चेंज के पहले 2,50,000, मतलब ऑप्शन स्टेटमेंट ए ट्रू है। अब बात करते हैं हम ऑप्शन स्टेटमेंट 2 की, डेप्रिसिएशन इज एडेड बैक टू नेट पर। बिल्कुल हम डेप्रिसिएशन को एड बैक करते हैं एंड इट डज नॉट रिजल्ट इन एनी कैश फ्लो। बिल्कुल सही बात है, डेप्रिसिएशन में कैश का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, मतलब स्टेटमेंट 2 भी ट्रू है। अब आंसर देखते हैं यहाँ पर, तो बोथ द स्टेटमेंट आर ट्रू, इसका मतलब इसका आंसर डी है। तो करेक्ट आंसर क्या है, करेक्ट आंसर इसका डी है। आगे चलते हैं 29 में। 29 ध्यान से सुनना, बेहद इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं बेटा। देखो यहां पर 29 में, डैश इज नॉट अ टूल ऑफ एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अच्छा, आपने चैप्टर 2 पढ़ा है वॉल्यूम 3 का, क्या है, टूल्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। भैया टूल्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या आता है, देखो रेशियो एनालिसिस आती है, कैश फ्लो आता है, कंपैरेटिव स्टेटमेंट आता है और कॉमन साइज स्टेटमेंट आता है। रिपीट कर दूं क्या क्या आता है, रेशियो एनालिसिस होती है हमारी, कैश फ्लो और कंपैरेटिव, इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट नहीं होती है। इसका आंसर है आपका ए वाला, दैट इनकम स्टेटमेंट। रिपीट कर रहा हूँ, याद रखना, बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट ये हमें डेटा प्रोवाइड करते हैं और इसको एनालाइज करने के लिए हमारे पास क्या है, हमारे पास होता है रेशियो एनालिसिस, जहाँ हम अलग अलग रेशियोस लगा के क्या करते हैं, उनको एनालाइज करते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट से भी हमें एनालाइज मालूम चलता है और आप बाकी कंपैरेटिव और कॉमन साइज से भी हमें क्या मालूम चलता है, उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट को हम एनालाइज कर सकते हैं। तो बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट से हमें सिर्फ डेटा मिलते हैं। तो याद रखना, बैलेंस शीट स्टेटमेंट आपको डेटा प्रोवाइड करते हैं और उसको एनालाइज करने का काम किसका है, रेशियो एनालिसिस, कंपैरेटिव स्टेटमेंट, कॉमन स्टेटमेंट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, आगे चलते हैं। यहां पर देखते क्या दिया है, इन कॉमन साइज स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट, ईच आइटम इज एक्सप्रेस्ड एज अ परसेंटेज ऑफ व्हाट, टोटल इनकम, टोटल एक्सपेंसेस, प्रॉफिट, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। याद करो इनकम स्टेटमेंट को, थोड़ा सा मैं रिवाइज करा दे रहा हूं, आपके काम आएगा। इनकम स्टेटमेंट की अगर बात करते हैं, इनकम स्टेटमेंट अगर आप याद करो तो सबसे पहले क्या होता है, यहां पर होता है व्हाट, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। यहां पर ऐसे होता है, यहां पर
ठीक है, 2 फिगर होती हैंगी और उसके नीचे होता है आपका क्या, अदर इनकम्स। याद करो बेटा, अदर इनकम्स, अदर इनकम्स। इसको यहाँ पर लिखेंगे और हम क्या करते हैं, इनको हम करते हैं प्लस, तो क्या आता है बेटा, यहाँ पर आता है टोटल इनकम्स। याद आ गया, टोटल इनकम्स, ये यहाँ पर लिख लिया अपन ले। ठीक है, जब हम बात करते हैंगे कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट की, तो हम जब परसेंटेज निकालते हैं तो हम क्या यूज करते हैं, हम यूज करते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। हम यूज करते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कब, जब हम सारी वैल्यूज को परसेंटेज में चेंज करते हैं। तो इसका आंसर है आपका क्या, डी वाला। और इसके नीचे क्या आते हैं, इसके नीचे सारे एक्सपेंसेस आते हैं। रिवाइज करा दूं, देखो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आता है एक्सपेंसेस। क्या आता है यहाँ पर, सी पी सी एफ ई डी। याद है, ये आपको मैंने बताया, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, परचेज स्टॉक इन ट्रेड। याद आ गया आपको। तो ये सारी चीज हम करते हैं, तो जो टोटल आता है, जो यहाँ पर क्या आता है, यहाँ पर आता है टोटल, यहाँ पर आता है टोटल एक्सपेंसेस आता है, यहाँ लिखते हैं हम। ठीक है, याद आ गया। तो जब हम बात करते हैं इनकम साइज कॉमन स्टेटमेंट, इसकी बात करते हैं, तो हम डिवाइड करते हैं किससे, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में, और ये है आपका 30 का ए। 30 का ए देखते हैं। शॉर्ट टर्म हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट क्वालिफाई एज कैश इक्विवेलेंट। मतलब ऐसा कौन सा शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है जिसे हम कैश इक्विवेलेंट मानते हैं, इफ दे आर रियलाइज into known amount of cash from the date of acquisition within a period of 6 month, 9 month, 12 month, less than 3 month or less। मतलब ऐसा कौन सा इन्वेस्टमेंट है जो कैश इक्विवेलेंट के इक्वल होता है और जिसको हम रियलाइज कर सकते हैं, जिसको हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो है बेटा आपका कौन सा वाला, ऑप्शन डी, लेस देन 3 मंथ या लेस देन 3 मंथ। तो उसका आंसर होगा आपका डी वाला। ठीक है, 3 मंथ्स। अब चलते हैं नेक्स्ट। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज नॉट इंक्लूडेड इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कौन सा आइटम इसमें कैश और कैश इक्विवेलेंट में नहीं आता है। तो बेटा बैंक कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, मार्केटेबल सिक्योरिटी ये भी क्या होती है हमारी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, चेक इन हैंड ये भी हमारा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के बराबर है। बचा कौन, ए, दैट इज योर ट्रेड रिसीवेबल, ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में नहीं आता है। तो बेटा ये थे आपके सारे एमसीक्यूज। हमने सारे एमसीक्यूज को देख लिया। मैं फिर बोल रहा हूँ, मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ बेटा, एमसीक्यूज को नहीं छोड़ना। एमसीक्यूज बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैंगे एग्जाम के लिए। आपको ये पास होने वाले प्लेटफॉर्म में लाके खड़ा कर देंगे, और जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो इनके कॉन्सेप्ट्स बेहद हेल्पफुल होते हैं। तो फ्रेंड, एमसीक्यू को लाइटली नहीं लेना। मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, 10 मिनट का समय निकालो, 15 मिनट का समय निकालो, बट पढ़ाई के लिए समय निकालो, बिकॉज हम धुरंधर हैं, हमें जीतना है एग्जाम 2026 को। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।